हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और इम्यूनोलॉजी यूनिट का एक पार्ट है। तो लेट्स लर्न अबाउट दिस। सबसे पहले अगर हम देखें हाइपर का क्या मतलब होता है। हाइपर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो सेंसिटिव हो चुकी है किसी चीज़ के लिए। मतलब उसको नॉर्मली उतना सेंसिटिव होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। तो इस कंडीशन में वो सेंसिटिव किसके लिए हो जाती है? वो सेंसिटिव किसी एंटीजन के लिए हो जाती है जो हमारी बॉडी में कोई हार्म नहीं कॉज कर रहा है, या तो वो कोई हार्म कॉज नहीं कर रहा है या फिर बहुत लिटिल हार्म कॉज कर रहा है। तो हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा इसके खिलाफ सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। स्टिल हमारी बॉडी क्या कर रही है, इसके खिलाफ विगरस इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि हमारे सेल्स इसके पास जा रहे हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जितना एक्टिव उनको होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसके टोटल 4 टाइप होते हैं, जिन चारों के बारे में हमें पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज की जो क्लास है उसमें हम फर्स्ट के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी 1 के बारे में देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी 1 को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। इमीडिएट से आप समझ रहे होंगे, मतलब तुरंत, यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी में वो फॉरेन मटेरियल आया जो कि नॉर्मल मटेरियल है, लेकिन स्टिल आपकी बॉडी अब उसको दुश्मन समझ रही है और उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में वो आएगा फॉरेन मटेरियल, वैसे ही आपकी बॉडी ने क्या करना शो कर दिया, रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया और वैसे ही आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। कॉमन सा एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 दोस्त हैं, एक आप खुद हो और एक आपका एक दोस्त है। आप दोनों ने कभी भी आज तक जिंदगी में कुछ भी पीनट्स का कंज्यूम नहीं किया है, कभी भी पीनट्स खाए ही नहीं है आप लोगों ने, पता ही नहीं आपको कैसे होते हैं। आप दोनों ने सोचा कि चलो आज पीनट्स को कंज्यूम किया जाए, तो यहाँ पर आप दोनों ने पीनट को कंज्यूम किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप दोनों ने आराम से कंज्यूम का, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक था। अब कुछ दिनों बाद आपने सोचा कि चलो फिर से हम पीनट्स को कंज्यूम करते हैं। तो जब आपने सेकेंड टाइम पीनट्स को कंज्यूम किया ना, तो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके दोस्त में आप क्या देख रहे हो, एकदम से बहुत तुरंत पीनट्स खाते ही बहुत ज़्यादा उसके रैशेस आने लग गए हैं, उसकी जो बॉडी है वो रेड हो चुकी है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, वो कफ किए जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या हुआ कि आपके दोस्त को हो गई है एलर्जी। किससे एलर्जी हो गई है? पीनट से हो गई है। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार उसको ये एलर्जी के सिम्टम्स आने लगे और तुरंत आने लगे, इमीडिएटली आने लग गए। तो अब ये सारी किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ हाइपर सेंसिटिविटी 1 की वजह से। और हाइपर सेंसिटिविटी 1 किसकी वजह से होती है? हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी की वजह से होती है, जिसका नाम है IgE एंटीबॉडी। नॉर्मली हमारी बॉडी में 5 एंटीबॉडीज होती है, जिनमें से IgE इस तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो IgE है, इसका अमाउंट नॉर्मली हमारी बॉडी में बहुत लो रहता है, इसका अमाउंट, लेकिन कभी भी जेनेटिकली कुछ इशू की वजह से ऐसी कंडीशंस में इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो फिर इसका नॉर्मली अमाउंट बढ़ता है जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में इसका अमाउंट बढ़ता है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, नॉर्मल है। और एल्स किसी इंडिविजुअल में जेनेटिकली क्या बढ़ने लग जाता है, इसका अमाउंट बढ़ने लग जाता है जब कोई ऐसा एलर्जन आपकी बॉडी में आ जाता है। एलर्जन यानी कि वही, जैसे कि मैंने पीनट्स बताया। और ये एलर्जन्स होते भी कैसे हैं? एलर्जन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लिखें तो जैसे मैंने कहा पीनट, एग्स, पोलन ग्रेन, या फिर कोई दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन, ये सब नॉर्मल एलर्जन होते हैं जिनके खिलाफ नॉर्मली ह्यूमंस को कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ इनके लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सी फूड भी होता है, इनफैक्ट कुछ लोग जो है वो मिल्क के लिए भी ससेप्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिकली समझ लिया कि हाइपर सेंसिटिविटी में किस तरीके से काम चलेगा। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने पीनट को कंज्यूम किया, आपने क्या किया, आपने पीनट को कंज्यूम किया, तो इस पीनट में क्या प्रेजेंट होगा? इस पीनट में ऐसा एंटीजन प्रेजेंट होगा जिसके खिलाफ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एक एलर्जन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एंटीजन से भी स्पेसिफिकली हम क्या बोलेंगे, एलर्जन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
ये एलर्जन मॉलिक्यूल किससे आके बाइंड करेगा, ये एलर्जन मॉलिक्यूल बी सेल से आके बाइंड करेगा। बी सेल क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स सेल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि टी सेल, बी सेल्स, मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स। तो ये बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी की सिंथेसिस करना। ये बी सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, जो कि ऐसी चीज़ों को अगर ये चीज़ें एंटर करती है तो तुरंत इनको पकड़ लें और समझ पाएँ कि क्या है ये, और उस हिसाब से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके। तो हमारे बी सेल इस तरीके से चौकीदार की तरह आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, IgM और IgD। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, बी सेल के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो ये किस तरीके से एक्ट करिए, रिसेप्टर के तौर पे। अब यहाँ पर ये एलर्जन मॉलिक्यूल क्या करेगा, एलर्जन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बी सेल को मैसेज करेगा। बी सेल समझ जाएगा कि कुछ तो एलर्जन मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है। तो बी सेल इस एलर्जन मॉलिक्यूल को किसको शो करेगा, वो शो करेगा टी सेल को। यहाँ पर कौन सा सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक और सेल प्रेजेंट है जिसका नाम होता है टी हेल्पर सेल। इसने क्या किया, इसने इस टी हेल्पर सेल को इस एलर्जन मॉलिक्यूल को शो किया और ये उसको बता रहा है कि देखो देखो यार, अपनी बॉडी में कुछ तो फॉरेन मटेरियल आया है। अब यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं किया, बी सेल ने सिर्फ फॉरेन मटेरियल को दिखाया, अभी तक इसने आईजी एंटीबॉडी भी नहीं बताई है। लेकिन एक बार जब टी हेल्पर सेल को पता चल गया कि फॉरेन मटेरियल आया है, तो टी हेल्पर सेल मैसेज भेजेगा बी सेल को कि अरे ये तो कोई एलर्जन है, तेरी बॉडी के लिए खतरनाक है, तो फटाफट इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग। तो यहाँ पर टी हेल्पर सेल इसको जो मैसेज दे रहा है वो इंटरल्यूकिन के फॉर्म में दे रहा है। इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13 को रिलीज करता है और वो किसको मैसेज देता है, बी सेल को मैसेज देता है। एक बार यहाँ पे जैसे ही बी सेल को मैसेज मिल गया, बी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट हो जाएगा यानी कि वो अपने डिफरेंट किरदारों में आ जाएगा और डिफरेंट रोल प्ले करने वाले सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सेल 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड होता है। एक मेमोरी सेल, नाम से पता चल रहा है मेमोरी रखेगा, और दूसरा सेल होता है प्लाज्मा सेल। दोनों इस बी सेल के ही टाइप है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक होगा मेमोरी बी सेल और एक होगा प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल का एक्चुअल में काम है रिलीज करना IgE एंटीबॉडी को, ये एक्चुअल में रिलीज करेगा IgE एंटीबॉडीज। वहीं मेमोरी बी सेल क्या करेंगे, मेमोरी बी सेल इन IgE एंटीबॉडीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रखेंगे बिठा के, ताकि अगर फ्यूचर में फिर से ये एलर्जन आ गया तो तुरंत इसको पहचान लिया जाए, फिर हमें ये सब वापस से करना ना पड़े। तुरंत ये मेमोरी बी सेल बोले अरे हाँ, इसको तो मैंने पहले भी देखा था, ये तो वही एलर्जन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर IgE एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो ये IgE एंटीबॉडीज किसके पास जाएगी, ये कुछ और सेल्स के पास जाएगी और उनको मैसेज देगी। यहाँ पर ये किसके पास जाती है, यहाँ पर इधर ये जाएंगी मास्ट सेल के पास और बेसोफिल सेल्स के पास। ये दोनों ही सेल्स हमारे इम्यून सेल्स हैं। तो यहाँ पर इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है इस IgE के लिए रिसेप्टर, ठीक है। या फिर यहाँ पे हो सकता है मास्ट सेल या फिर बेसोफिल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है विच सेल बाइंड विद द IgE एंटीबॉडी, तो आपको याद रहना चाहिए मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट होता है FC रिसेप्टर। अब ये FC रिसेप्टर का क्या मतलब होता है, ये जो IgE का आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे, मैंने वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसका ये जो लोअर हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको FC रीजन कहते हैं। तो इस FC रीजन से बाइंड होने वाला रिसेप्टर, अब ये IgE क्या करेगा, ये IgE बाके बाइंड हो जाएगा FC रिसेप्टर से, ठीक है। इसने सिर्फ आके बाइंडिंग किया, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जब इसने आके इसके साथ बाइंडिंग कर ली, तब आपका मास्ट सेल या फिर बेसोफिल सेल क्या हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया। इन्होंने देख लिया कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ से मेरे पास आके कौन बाइंड हो चुका है, IgE एंटीबॉडी आके बाइंड हो चुका है। ये सारी की सारी चीज़ें कब हुई, जब आपने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया। ये सब कब होता है, जब आपने फर्स्ट टाइम कंजम्पशन किया, और फर्स्ट टाइम कंजम्पशन पे कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ ही दिनों में फिर से कंज्यूम कर लिया सेम एलर्जन को, आपने कुछ ही दिनों में फिर से इस पीनट को कंज्यूम कर लिया,
तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर एंट्री मार लेगा वो एलर्जन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से एलर्जन मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में आ चुका है। वंस अगेन ये सेकेंड टाइम आपने जब कंज्यूम किया था। अब यहाँ पे आपका मास्ट सेल और बेसोफिल सेल तैयार है, उन्होंने आईजी एंटीबॉडीज के साथ वो तैयार है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से कंडीशन हो जाएगी, इस तरीके से अगर हम फिर से सेल बना लें, यहाँ पे वही वाला सेल है और यहाँ पे इस तरीके से, अब क्या होगा, यहाँ पर FC रिसेप्टर प्रेजेंट था और इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा IgE एंटीबॉडी। इस IgE एंटीबॉडी से आके कौन बाइंड कर लेगा, वो एलर्जन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा। अब ये जो एलर्जन है ना, ये इसके साथ आके बाइंड करेगा और कितनी IgE के साथ आके बाइंड करेगा, 2 IgE के साथ आके तुरंत बाइंड करेगा और एक क्रॉस लिंक फॉर्म करेगा। एक क्रॉस लिंक फॉर्म करेगा बिटवीन दी इटसेल्फ एंड IgE एंड ये जो सेल है। जैसे ही ये क्रॉस लिंक बनेगा ना, मास्ट सेल हो जाएगा एक्टिव। मास्ट सेल क्या करने लगेगा, मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन करने लगेगा। डीग्रैन्युलेशन यानी कि इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उनको रिलीज करने लगेगा। ठीक है, तो इसने क्या शो कर दिया, इसने शो कर दिया डीग्रैन्युलेशन। यहाँ पर इसके पास कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आप इधर देख भी सकते हैं। इन ग्रैन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इन ग्रैन्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स भरे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस लिंक हो गया तो यहाँ पर ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल जाएंगे बाहर। तो अब ये क्या होगा, ये बाहर निकल गए इस तरीके से, ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स निकल जाएंगे बाहर। और इन्हीं ग्रैन्यूल्स में वो जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में हाइपोसेंसिटिविटी कॉज करेगा। जैसे कि इन ग्रैन्यूल्स में क्या क्या होता है हम देखें तो इनके पास प्रेजेंट होता है हिस्टामीन, हिस्टामीन के अलावा हेपारिन, हेपारिन के अलावा कुछ एंजाइम जैसे कि प्रोटीएस एंजाइम। ये सब अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कॉज करेंगे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। तो इनके बारे में अब हम डिटेल करते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी अगर हमने फिर से अगर हम इस सेल को बना ले, ये कौन सा सेल है, ये बेसोफिल सेल है या फिर मास्ट सेल है, जिसमें क्या हो चुका है, जिसमें हो चुका है डीग्रैन्युलेशन और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल निकल आए। तो समझो अगर मैंने सबसे पहला मॉलिक्यूल बोला कि हिस्टामाइन है, तो हिस्टामाइन सबसे पहले यहाँ पर आके बाहर निकल के क्या करेगा, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स को ये वेसोडाइलेट कर देगा। वेसोडाइलेट कर देने का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स की डायामीटर है उसको इंक्रीज कर देगा। अगर यहाँ पे वेसोडाइलेशन हो गया, ब्लड वेसल की जो डायामीटर है वो इंक्रीज होगी, उससे ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा उस स्पेसिफिक जगह पे। तो इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो रेडिश हो जाती है, हमारी बॉडी पे हीट बढ़ने लग जाती है, इसलिए ब्लड फ्लो अब क्या हो चुका है, ब्लड फ्लो अब बढ़ चुका है। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, इसके साथ साथ ये वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी भी बढ़ा देगा। वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इधर जो सेल्स प्रेजेंट है उनके बीच में डिफरेंस बढ़ा रहा है, उनके बीच का थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इनके बीच से सेल्स बाहर निकल के आ पाएंगे। इनके बीच से अब क्या हो पाएंगे, सेल बाहर निकल के आ पाएंगे ब्लड वेसल से। अगर ये सेल्स बाहर निकल के आ रहे हैं तो ये क्या कॉज करेंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करेंगे, क्योंकि ये सेल्स एक्चुअल में कौन से होते हैं, इम्यून सेल्स ही होते हैं, जो कि अब ज़्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं। कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। इसी के साथ साथ और क्या करेगा, ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जैसे कि हमारी यहाँ पर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होती है। अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारे यहाँ पे लंग्स में जो एयर लेकर आती हैं, तो ये क्या करेगा, ये उनकी जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसकी वजह से जो साइज है, जो पाथवे का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। पाथवे का साइज अगर रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह से जो एयर है वो कम आएगी, और एयर है अगर कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। यही सारे काम सेम हेपारिन मॉलिक्यूल भी करता है। हेपारिन भी ऐसे सारे काम ही करेगा। ये भी क्या करेगा, वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो ये क्या करता है, इंक्रीज वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी
और उसी के साथ साथ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसा कि मैंने कहा प्रोटीएस एंजाइम रिलीज होता है। अब ये प्रोटीएस एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीएस तोड़ते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीएस एंजाइम कैसे होता है, काइमेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रही हूँ काइमेज एंजाइम होता है, तो ये प्रोटीएस एंजाइम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये म्यूकस सिक्रीशन बढ़ाते हैं, ब्रोंकियोल म्यूकस सिक्रीशन, ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन। अब देखिए अगर म्यूकस सिक्रीशन बढ़ा और कहाँ पे बढ़ रहा है, ये ब्रोंकाई रीजन में बढ़ रहा है, ब्रोंकियोल रीजन में, इधर म्यूकस 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 और बन गया, तो आपको सांस लेने में और दिक्कत होगी। जब हमें खांसी वगैरह होती है तब यही तो होता है, इधर पूरा म्यूकस भर जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर म्यूकस भर चुका है, म्यूकस भरने की वजह से सांस लेने में और दिक्कत आ रही है। इसी के साथ साथ ये और क्या करेगा, ये हमारी जो प्लाज्मा, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन को कर देगा ये डिग्रेड। यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स है उसकी सबसे लोअर मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको डिग्रेड करने की शुरुआत कर देगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिस। इसके साथ साथ और क्या रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिस रिलीज होगा। तुरंत नहीं होता है ये थोड़ी देर में होता है। ये सारी चीज़ें तुरंत रिलीज हो जाते हैं, वही प्रोस्टाग्लैंडिस थोड़ी देर बाद रिलीज होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिस भी क्या करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिस भी सेम वेसोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से और ब्लड आएगा तो आपकी बॉडी और रेडिश होती जाएगी, रैशेस आने लगेंगे उन पे। उसी के साथ साथ ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो और आपकी जो पैसेज है, जो एयर का पैसेज है वो और कम हो जाएगा। तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाया इसने, ब्रोंकियल स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आते हैं। एक और होता है जिसका नाम होता है ल्यूकोट्रिन्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक कौन होता है, ल्यूकोट्रिन्स। ये जो ल्यूकोट्रिन्स है और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिस है, दोनों के दोनों एराकिडोनिक एसिड से बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी सेम काम होता है जो कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिस कर रहा है, सेम इसका भी काम होता है। इसके साथ साथ ये इंक्रीज कर देता है वैस्कुलर परमिएबिलिटी को, और बाकी ये पूरा काम सेम कर रहा है। तो ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने कहा है कि इधर इन्फ्लामेशन भी हो रही है। इन्फ्लामेशन कब होती है, इन्फ्लामेशन तब होती है जब और सेल्स यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, ये जो सेल है ये साइटोकाइन भी रिलीज कर रहे हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि और सेल को अट्रैक्ट करेंगे और सेल को बोलेंगे कि आप यहाँ आओ। जैसे कि यहाँ पे IL-4 और IL-13 को रिलीज किया जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों टी हेल्पर सेल से रिलीज होंगे, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे। उसी के साथ साथ बी सेल को भी एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से और IgE एंटीबॉडी की सिंथेसिस होगी। जितनी ज़्यादा IgE एंटीबॉडी होगी उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में और इम्यून रिस्पॉन्स कॉज होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे और साइटोकाइंस बनेंगे जो कि और सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स को, जैसे कि मास्ट सेल को, जैसे कि मैक्रोफेज सेल्स को, इनको भी अट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर और इंटरल्यूकिन कौन कौन से रिलीज होते हैं, अगर हम इन शॉर्ट में लिखे, IL-4 होगा, IL-8 होगा, IL-9 होगा। इन सब का काम ही होता है अट्रैक्ट करना। इसके साथ साथ TNF-अल्फा, और हमने 2 TN4 और IL-4 और IL-13 देख ही चुके हैं। तो इन सब का काम क्या होगा, इन सब का काम होगा टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर सेल्स, टू अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स भी होंगे, यहाँ पे मैक्रोफाज होगा, मोनोसाइट्स होंगे। और इन सब के अट्रैक्ट होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन कॉज होगी, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स क्या करने लगेंगे, ये सारे के सारे सेल्स फैगोसाइटोसिस करने लगेंगे और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज होने लग जाएगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी 1 काम करती है। ये इन डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन है, इस तरीके से पूरा होता है। अगर हम फिर से देख लें, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, आपने कुछ कंज्यूम किया जिसकी वजह से बी सेल ने वो एलर्जन को पहचाना और बी सेल ने टी हेल्पर सेल को दिखाया। फिर टी हेल्पर सेल ने इंटरल्यूकिन 4 और 13 रिलीज किए जिसकी वजह से बी सेल डिफ्रेंशिएट हुआ और उसने क्या बनाया, उसने 2 टाइप के सेल्स बनाए, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल ने आईजी को रिलीज किया, वो आईजी जाके मास सेल और बेसोफिल से बाइंड हुआ और उनको उसने सेंसिटाइज किया। एक बार जब वो सेंसिटाइज हो जाएंगे तो अगली बार फिर से जब एलर्जन आएगा तो वो बाइंड करेगा उस एंटीजन के एंटीबॉडी के साथ और उस एंटीबॉडी के साथ साथ वो बाइंड करेगा मास सेल के साथ इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से क्रॉस लिंक होने की वजह से डीग्रैन्युलेशन हो जाएगा और इतनी सारी चीज़ें रिलीज होगी। सबसे पहले जो रिलीज होता है वो होगा हेपारिन, हिस्टामाइन एंड प्रोटीएज एंजाइम, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में रिलीज होंगे और ये सारी चीज़ें कॉज करेंगे। उसके साथ साथ ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस भी रिलीज होंगे और ये अपने अपने तरीके से जो वेसोडाइलेशन करेंगे, ब्लड वेसल का डायामीटर इंक्रीज करेंगे, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे, उसी के साथ साथ स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे जो म्यूकस सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज कर देंगे किधर, हमारे ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से एलर्जिक रिएक्शन चलता है और इसको एनाफाइलेटिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसको एनाफाइलेक्सिस या फिर एनाफाइलेटिक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। इसी कंडीशन में मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है और हमें एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो ये पूरा होता है हाइपर सेंसिटिविटी 1। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल कवर 2nd, 3rd एंड 4th हाइपर सेंसिटिविटी और उसी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।